गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग सिर्फ आसाम के रेनफॉल और जहाँ पे बारिश आ रखी है उसके चक्कर में है। किसने सोचा था कि आसाम अभी अपने 60 साल के सबसे बुरे बाढ़ के दौर से गुजर रहा है। 80 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं और ऑलमोस्ट 7.5 लाख लोगों के सर से क्षति छिन चुकी है। उन पे कोई रोजगार नहीं है, न रहने का ठिकाना है। लेकिन ये नंबर सिर्फ एक कहा जाने वाली बात है, क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल तो कवर कर नहीं रहा है। तो हम जैसे लोगों को ये सब चीज़ें कवर करनी पड़ रही है, अपनी रिसर्च करनी पड़ रही है, ताकि आप सब लोग जान पाएं ये सब चीज़ें। बात करते हैं 19 जुलाई 2026 की, जिसमें आसाम के शिवसागर जिले में एक प्रसन्नता भाई नाम के आदमी रहते थे अपनी फैमिली के साथ। सुकून से घर पे बैठे हुए थे और 5 बजे उनको रियलाइज हुआ कि पानी उनके इलाके में घुसने लगा है बाढ़ का, जो कि कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि उनके पापा ने बोला था कि 95 साल की उम्र तक मैंने कभी भी इस एरिया में बाढ़ नहीं देखी है। तो आप ये सोचिए, 1-2 घंटे में ही उनके घर पे इतना पानी आ गया कि सीने तक आ गया और उनको एक बेड के ऊपर चेयर लगा के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ा। तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि जिस जिले ने आज तक बाढ़ का एक पानी नहीं देखा था और उनका घर पूरा ऑलमोस्ट डूब गया। ये एक ऐसी कही जाने वाली बात है जो किसी भी मीडिया चैनल ने अभी तक कवर नहीं करी है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई कवर करेगा, जिस हिसाब से गोदी मीडिया बैठी है। और कुछ ही किलोमीटर दूर एक होलंग नाम का गांव है, वहां पे मिस रेखामणि गोगोई हैं। वो अपने 7 साल के बेटे के साथ घर पे बैठी हुई थी और उनको रियलाइज हुआ कि पानी बहुत आ गया है बाढ़ का घर में, और वो भी ऑलमोस्ट चेस्ट तक आ गया था। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो एक पेड़ के पे चढ़ गई और उसकी टहनी पे बैठी रही। और आपको पता है कितने, 12 से 13 घंटे तक वो बैठी रही जब तक कोई हेल्प नहीं आई। तो आपको लगता नहीं है कि कितनी बड़ी बात है, बट इसको कोई भी कवर नहीं करेगा, क्योंकि उनको अभी सिर्फ कवर करना है कि बीजेपी ने क्या क्या वादे करे और क्या क्या अभी तक वो निभाए हैं। 60 साल की सबसे बड़ी मुसीबत वाला समय है भी आसाम के लिए, और हर साल करोड़ों तक का नुकसान होता है और सरकार का एक ही वादा होता है, आसाम को बाढ़ मुक्त करेंगे। तो अभी हम वीडियो देखेंगे कि अमित शाह जी का, जिसमें 2021 में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं आसाम को बाढ़ मुक्त करूंगा। दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने सैटेलाइट इमेज से न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का एक सर्वे किया है और बाढ़ को बड़े बड़े सरोवरों में, बड़े बड़े तालाबों में कैसे बदला जा सकता है उसका नक्शा बनाया है। और ये बड़े बड़े तालाब और सरोवर जो बनेंगे तो यहां पर दुनिया भर का पर्यटन भी लाएंगे। हम बाढ़ मुक्त आसाम का वादा करते हैं। पर 2017 से लेकर 2026 तक हर साल बाढ़ आ रही है। इस व्लॉग में हम जानेंगे कि मेन रीजन क्या है कि आसाम में हर साल एक फ्लड आता ही आता है और क्यों आता है। मेन इसका रीजन है ज्योग्राफी। जो आसाम का ब्रह्मपुत्र और बारिक नदी के इलाकों का बीच में जो बसा हुआ एरिया है, वो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पानी निकलने का एक ही रास्ता है, वो बांग्लादेश, वो भी बहुत छोटा सा रास्ता है। जब इन पहाड़ों में बहुत भारी बारिश हो जाती है तो वो सारा पानी नीचे की साइड आके आसाम के प्लेन इलाकों में आता है, और यहाँ इसकी वजह से जो आसाम का 40% हिस्सा ऑलमोस्ट बाढ़ में खतरे में रहता है ऑल द टाइम, जैसे ही मॉनसून टाइम आ जाता है। इस बार बाढ़ का बिल्कुल मेन वजह रही है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है। 18 और 19 जुलाई को नागालैंड के वोखा, मोककचुंग और मॉन जिलों में जो बारिश हुई है, वो आसाम के चेरेडू जैसे रिकॉर्ड तोड़ में का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8-9 घंटे के अंदर ही ऑलमोस्ट 137 to 150 mm की बारिश हो गई। तो इसलिए पानी में जो भी नदियों का पानी था वो ऑलमोस्ट डेंजरस लाइन को क्रॉस कर गया था 8-9 घंटे में ही। तो गवर्नमेंट को भी और जो आसपास के एरिया में भी जो रहते हैं उनको भी टाइम नहीं मिला कि वो जल्दी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। अब हम मेन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। वो जो जो इतनी फेमस है, वो इतनी फेमस है कि उसमें साउथ अमेरिका की जो अमेजोन नदी है उसमें भी 5.5 से 6 गुना ज्यादा उसमें मलबा
उसमें मिट्टी और उसमें सैंड्स होती हैं, तो उसके चक्कर में जो उसका पानी है और ज़्यादा ही भारी हो जाता है। तो पानी की रफ्तार भी धीमी हो जाती है और इवन उसका जो सारी मिट्टी नदी के नीचे जमा होने लगती है। साल दर साल जब ये लैंडस्लाइड्स होती हैं, भूकंप आते हैं, उसके चक्कर में और पहाड़ टूट के उसके अंदर चले जाते हैं, तो उसके चक्कर में नदी के पानी की संभालने की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि आसपास के गांव में फैलने लग जाता है पानी। तो आप ये सोच रहे हैं कि मेन रीजन यही है कि इतना ज्यादा उसमें सैंड्स हैं, उतनी ज्यादा क्लीनिंग उसको चाहिए ताकि वो पानी आराम से निकल पाए। 1912-1928 के बीच ब्रह्मपुत्र का एरिया 3,870 स्क्वायर किलोमीटर का था। आज वो 2010 के आसपास वो 6,200 स्क्वायर किलोमीटर के नियर बाय हो गया और ऑलमोस्ट वो 15 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। उसकी आप सोचिए कि कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है ऑलमोस्ट 100 साल के अंदर एक नदी के, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा वेरिएंट में बह रहा है। ये दिक्कत और ज्यादा थी जब 15 अगस्त 1950 में एक आसाम में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हुई थी और बहुत सारे नदी के रास्ते बंद हो गए। तो एक डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र का एक ही झटके में जो पानी था वो 10 फीट के ऊपर बढ़ गया और उस चक्कर में भूकंप से जो नदी के हर साल अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। तो अब जैसे चैरीडीव है, जौरट है, शिव सागर जैसे इलाके हैं जिसमें बाढ़ आने लगी है, वो बहुत ज्यादा सेफ माने जाते थे, तो उनमें कभी बाढ़ नहीं आई थी। आप सोचिए 50-50 साल, 100-100 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। इस साल 12 जिले ऑलमोस्ट पूरे खराब हो चुके हैं और बोलिया पानी कहा जा रहा है, जिसमें मतलब पानी पागलों की तरह दौड़ रहा है। आसाम में बाढ़ उन जिलों में आती है जो ब्रह्मपुत्र के किनारे में है, जैसे धीमाजी, लखीमपुर है, बरपेटा है, मोरी गांव है। और हर साल मॉनसून में बस इन्हीं की जगहों पे नाम सुनने को मिलता है। बट मेन इस बार क्या हुआ है कि चैरिडियो, जॉरट और शिव सागर जिसमें बाढ़ आ ही नहीं सकती थी, उस भी एरिया में आ गई है। 7 लाख से ज्यादा लोगों की छत छिन गई है, जैसे कि मैं आपको बताया है। तो अब आप इसमें बातें करते हैं हम सरकार क्या करती है। सरकार से वादे करती है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं कि हम बाढ़ मुक्त करेंगे। वो क्या करती है, जो ब्रह्मपुत्र के पास एक वॉल क्रिएट कर देती है ताकि पानी का बचाव रहे। बट कभी भी वो वॉल ज्यादा से ज्यादा टिकती नहीं है, वो सिर्फ कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती हैं। और असम में करंटली 4,800 किलोमीटर तक की लंबी दीवारें बनाई गई हैं और वो हर साल टूट जाती हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनका ये तक कहना है कि ये इसलिए टूटती है और इसलिए बनाई जाती है ताकि ये पैसों का जो रोल है वो चलता रहे और हर बार कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा बनता रहे। तो कभी भी सरकार एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही नहीं चाहती है और नदी के पहने से जो मिट्टी निकालना है वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी उतनी ही तेज दोबारा जमा हो जाती है। तो आप सोच रहे हैं कि सरकार जानबूझ के कि पैसा बनता रहे, वो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी माना है कि आज तक कोई पक्का काम नहीं किया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि ये मेन रीजन ये कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे बनते रहे, वो भी हर साल। ऊपर से हमारे इंसानी गलतियां जो हम नेचर के अगेंस्ट जाके करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। जंगलों की कटाई चल रही है, सरकार माइनिंग कर रही है, उसकी वजह से पहाड़ों की मिट्टी और ढलने लग गई है, जो पानी के साथ तेज रफ्तार से नीचे आती है। और सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि असम ने अभी तक फ्लड प्लेन जोनिंग लॉ ही नहीं बनाया है, जो कि ये बताता है कि नदी के कितने आसपास तक मकान बनाना या खेती करना अलाउड है। जो एरिया बाढ़ से लेके ऑलमोस्ट हर साल डूब जाता है, उसमें फ्लड प्लेन लॉ ही नहीं है। तो अब इसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ यही है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए असम में, गवर्नमेंट को प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, ऊंची जगहों पे घर बनाने चाहिए और ये तक बनाने चाहिए कि कहाँ पे पानी, दवाइयाँ मिल जाएंगी ऐसे टाइम पे अगर बाढ़ आ जाए। अगर आपको लगता है अगर हमें कुछ सीखना चाहिए, तो मुझे पर्सनली लगता है जापान जैसी कंट्री से सीखना चाहिए, जहाँ पे इतनी ज्यादा बाढ़, अर्थक्वेक, हर तरीके का नेचुरल डिजास्टर आता है, हर तरीके का गॉड्स डिजास्टर आता है। तो आप ये सोचिए कि कितने मजबूत मकान वहां बनाए गए हैं और कितने अच्छे से बनाए गए हैं, क्योंकि वो इतने हाई लेवल अर्थक्वेक और फ्लड्स भी झेल सकते हैं। आसाम का ये जो संकट है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक सिर्फ जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट या लोगों का जो अनप्लान्ड वे में जो जैसे वो चला रहे हैं, वो उसका नतीजा है, जिसकी सही नीयत और पक्के तरीकों की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं डेली ऐसे ब्लॉग्स लाता हूँ या कभी-कभी वीकली लाता हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।